हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है स्ट्रोक। चलिए देखते हैं। स्ट्रोक ऑफ ब्रेन अटैक occurs ड्यू टू इस्कीमिया ऑफ हेमरेज। एग्जाम रिमेंबर टाइम इज ब्रेन। ये स्ट्रोक जो होता है ना, जिसे हम ब्रेन अटैक भी कहते हैं, ये खून की कमी जैसे इस्कीमिया या फिर नस फटना यानी हेमरेज से होता है। याद रखिए, ब्रेन की सेल O2 के बिना चंद मिनटों में मरने लग जाती हैं, इसलिए इसे टाइम इज ब्रेन कहा गया है। टाइम इज ब्रेन का अर्थ है कि स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें एक एक सेकंड की कीमत दिमाग की सेल्स को बचाने के बराबर है। मतलब अपन जितना जल्दी उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे, जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, वो उसके बचने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। दी बी फास्ट असेसमेंट प्रायोरिटी स्टेप होती है इसकी। बी फास्ट एक बार नोटशेट में बी फास्ट की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। इसमें ना बी का मतलब है बैलेंस, ई का मतलब है आई, एफ का मतलब है फेस, ए से आर्म, एस से स्पीच और टी से टाइम। यानी ये इसमें ना अपन पेशेंट के स्टार्टिंग सिम्टम है ना वो असेस कर पाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, बी से बैलेंस यानी उसका संतुलन बिगड़ने लग जाता है। आई देखेंगे यानी उसको धुंधला दिखने लग जाता है। और उसका एफ से फेस यानी उसका जो फेस है वो ड्रॉप हो जाता है, यानी एक साइड से लटक जाता है। और ए से आर्म यानी आर्म के अंदर भी उसको कमज़ोरी महसूस होने लग जाती है, वीकनेस हो जाती है। और स्पीच भी उसकी बोलने में उसको कठिनाई होने लग जाती है। और टाइम यानी ये जितना जल्दी अपन उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, उतना जल्दी उसके बचने के चांस बढ़ जाते हैं। ये इसका गोल्डन आवर होता है, तुरंत हॉस्पिटल में उसको पहुंचाना होता है। इसमें इनिशियल असेसमेंट इज़ डन बाय बी फास्ट। फेशियल ड्रूपिंग इज़ ड्यू टू क्रेनियल नर्व सेवंथ फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाती है इसमें ना, इसकी वजह से इसका चेहरा लटक जाता है एक साइड से। ये स्टार्टिंग में है, पहचान करने के लिए देखते हैं बी फास्ट। यहाँ जो फेशियल ड्रूपिंग हो रही है ना वो सेवन क्रेनियल नर्व की खराबी की वजह से हो रही है। ठीक है, अब देखो इसमें ना लेफ्ट साइड और राइट साइड ब्रेन अटैक में कैसे सिम्टम आते हैं वो इसमें देखते हैं। लेफ्ट ब्रेन स्ट्रोक क्योज एफेजिया एंड क्वेश्चंस बिहेवियर। जब उसको लेफ्ट साइड का ब्रेन अटैक होगा ना, जैसे लेफ्ट साइड में उसको ब्रेन अटैक आया, यहाँ लेफ्ट साइड उसका, यहाँ पे अगर उसको स्ट्रोक हुआ है तो उसके राइट साइड में सिम्टम आने लग जाते हैं। लेफ्ट में होगा तो राइट साइड में सिम्टम आएंगे, और राइट में होगा तो लेफ्ट साइड में सिम्टम आएंगे। इसके अपोजिट सिम्टम आएंगे, याद रख लेना। ठीक है, जैसे ही इसमें लेफ्ट साइड में स्ट्रोक आता है तो उसको क्या होता है, एफेजिया होने लग जाता है एंड लैंग्वेज में प्रॉब्लम होने लग जाती है। देखो इसमें ना राइट ब्रेन स्ट्रोक क्योज इम्पल्सिविटी एंड यूनिलेटरल नेग्लेक्ट। राइट साइड में जब उसको स्ट्रोक आएगा ना, उसकी वजह से ना उसमें इम्पल्सिविटी मतलब वो जजमेंट उसका ख़राब हो जाता है। वो किसी भी चीज़ को पता नहीं कर पाता है ये कि अभी ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो अपने होश में नहीं रहता है पूरा। और इसमें यूनिलेटरल नेग्लेक्ट करता है वो एक साइड से। देखो इसमें ना थोड़ा इसको ध्यान से समझते हैं। राइट साइड ब्रेन डैमेज, जब राइट साइड का ब्रेन डैमेज होगा ना, जब ये डैमेज हो रहा है ना, तो स्ट्रोक ऑन राइट साइड ऑफ द ब्रेन, इसकी वजह से क्या क्या डिस्टर्ब होगा, इम्पेयर्ड जजमेंट, वो जजमेंट उसका वो कर नहीं पाएगा, कोई भी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाएगा। इम्पेयर्ड टाइम कॉन्सेप्ट, और टाइम कॉन्सेप्ट भी उसका इम्पेयर्ड हो जाता है। इम्पल्सिव सेफ्टी प्रॉब्लम, मतलब वो ऐसे बेड पे लेटा रहेगा ना तो उसको पता ही नहीं रहेगा कि मेरा वीकनेस हो रखी है, पैरालाइज हो रखा हूँ मैं नीचे से, मतलब उसके पैर पैरालाइज हो गए हैं, उसको पता ही नहीं होता है, और वो अचानक से उठ जाता है बेड से, है ना। ये उसमें सेफ्टी का इसलिए उसमें ध्यान रखना होता है। एंड लेफ्ट साइड नेग्लेक्ट हेमीप्लेजिया, वो नेग्लेक्ट कर देता है लेफ्ट साइड को। अगर राइट साइड में ये हो रहा है तो ये नेग्लेक्ट करेगा लेफ्ट साइड को, सिम्टम लेफ्ट साइड में आएंगे। अनरेपिड परफॉर्मेंस, किसी भी चीज़ में वो हड़बड़ी करेगा, जल्दी करेगा कोई भी काम करने के लिए, वो जज नहीं कर पाएगा, जजमेंट सही डिसीजन नहीं ले पाएगा जब उसको राइट साइड में स्ट्रोक होगा तो। लेफ्ट साइड ब्रेन डैमेज में क्या होता है, स्ट्रोक ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, यानी अवेयर ऑफ डेफिसिट डिप्रेशन एंजाइटी, ये पूरा अवेयर होता है। जब लेफ्ट साइड में उसका ब्रेन डैमेज होता है तो वो अवेयर रहता है इसमें। एंड इम्पेयर्ड कंप्रेसिवनेस रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड मैथ, ये इम्पेयर्ड हो जाते हैं उसको। इम्पेयर्ड रिलेटेड टू लेफ्ट एंड राइट का डिस्क्रिमिनेशन वो कर नहीं पाता है। एंड स्लो परफॉर्मेंस हो जाता है उसका, वो पूरा मतलब क्वेश्चन नहीं करता है, उसको पता रहता है कि ये शीशा मेरा डैमेज हो रखा है, तो वो धीरे धीरे काम करता है पूरा।
इसको और अच्छे से समझे ना तो जैसे देखो, लेफ्ट साइड स्ट्रोक का मतलब है लैंग्वेज की प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे ट्रिक से भी देखो इसको थोड़ा, राइट फॉर राइट साइड, आर फॉर राइट साइड, यानी राइट साइड में जब वो डैमेज होएगा ना, उसका ब्रेन का पार्ट राइट साइड में डैमेज होएगा ना, तो वो रैपिड एंड रेकलेस हो जाएगा, यानी वो जल्दी काम केयरलेस हो जाएगा, वो है ना, लापरवाह हो जाएगा और जल्दी जल्दी काम करेगा, कोई भी चीज़ करेगा तो, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, उसका ये डिसीजन वाला ये इम्पेयर्ड हो जाता है। एल फॉर लेफ्ट, यानी लो एंड लैंग्वेज हो जाती है उसकी, ये याद रख लेना इस ट्रिक से ना। चलो इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, लेफ्ट साइड स्ट्रोक मतलब लैंग्वेज की प्रॉब्लम, और पेशेंट बहुत धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन राइट साइड में स्ट्रोक जब आएगा ना पेशेंट को, तो वो बहुत इम्पल्सिव हो जाएगा, हड़बड़ी करने लग जाएगा, क्योंकि उसे अपने बॉडी के आधे हिस्से का होश ही नहीं रहता है, और इसकी वजह यूनिलेटरल वो नेगलेक्ट करता रहता है। ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं ना, वो दिमाग के काम करने का एक तरीका होता है। तो हमारे ब्रेन का जो लेफ्ट साइड है ना, वो हमें सावधानी एंड लॉजिक सिखाता है। वही दिमाग का जो राइट साइड है ना, वो अपने जो जजमेंट होता है, निर्णय लेने की क्षमता जो होती है ना, उसको और दूरी दिशा को, अंदाजे का, ये सब अपन को वो बताता है। ये दिमाग के दोनों अलग अलग हिस्से हैं जो अलग अलग व्यवहार करते हैं, ठीक है। राइट साइड वाला स्ट्रोक में क्या होता है, जब किसी पेशेंट के राइट साइड का स्ट्रोक होता है ना, तो उसके दिमाग का जजमेंट सेंटर जो होता है, फैसला लेने का जो हिस्सा होता है, वो डैमेज हो जाता है, और उसमें जो असुरक्षा का एहसास होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जजमेंट वाला तो उसमें है ही नहीं, तो जज तो कर ही नहीं पाएगा, डिसीजन ले नहीं पाएगा, तो ये उसमें है नहीं, तो पेशेंट को ये महसूस ही नहीं होता है कि उसको पैरालाइज हो गया, वो लकवा आ गया, उसको ऐसा पता ही नहीं होता है, और वो या उसको किसी प्रकार की कमजोरी है, ये ऐसा उसको लगता ही नहीं है, और वह बिल्कुल ठीक है ऐसा उसको लगने लग जाता है। और इम्पल्सिविटी, इसमें देखो ये था ना यहाँ पे, राइट साइड ब्रेन क्योज इम्पल्सिविटी एंड यूनिलेटरल नेगलेक्ट, इसमें क्या होता है, इम्पल्सिविटी का मतलब होता है क्योंकि उसका जजमेंट तो ख़राब हो ही चुका है, और वह बिना किसी सोचे समझे बेड से उठने की कोशिश करेगा, चलने की कोशिश करेगा, भले ही उसका आधा शरीर है ना वो काम नहीं कर रहा हो, लेकिन उसे अपनी जो लिमिटेशन है वो उसका पता ही नहीं है। एग्जाम्पल में देखें ना, तो एक राइट साइड का जो स्ट्रोक का पेशेंट है, वो अचानक बेड से उठने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह चल सकता है, जबकि उसका लेफ्ट लेग पूरी तरह से पैरालाइज्ड है। इसी को हम इम्पल्सिविटी बिहेवियर करते हैं। समझ आया होगा। देखो, राइट साइड वाला जज नहीं कर पाएगा, इसका ये जजमेंट वाला ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसको पता ही नहीं होगा क्या चीज़ की कमी मेरे अंदर हो रही है, ऐसा उसको पता ही नहीं होगा। और लेफ्ट साइड वाला है ना, इसमें इसको पता रहेगा, इसलिए अवेयर रहेगा और धीरे धीरे काम करेगा। और राइट साइड में जब होएगा ना ब्रेन अटैक, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में सिम्टम आएंगे, और लेफ्ट साइड में का ब्रेन अटैक होएगा तो राइट साइड में सिम्टम आएंगे, ठीक है। इसकी अपने ट्रिक भी देखी थी, आर फॉर राइट साइड यानी रैपिड रेकलेस, यानी वो केयरलेस हो जाएगा एंड वो जल्दी इम्पल्सिविटी उसमें होगी क्योंकि जजमेंट उसमें ख़राब हो रखा है। और एल फॉर लेफ्ट यानी लो एंड लैंग्वेज, यानी वो धीरे धीरे काम करेगा उसकी, और लैंग्वेज भी ख़राब हो जाएगी। और इसकी वजह से ना पेशेंट के अंदर एफेजिया होते हैं, ठीक है। इनको समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है बहुत बार, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रोंकाज एंड वर्निक्स यानी रिसेप्टिव। ब्रोंकाज यानी एक्सप्रेसिव, ब्रोंकाज जो होता है वो फ्रंटल लोब का पार्ट होता है, एंड रिसेप्टिव ये वर्निक्स है ना, ये टेम्पोरल लोब का है, ठीक है। इन ब्रोंकाज द पेशेंट अंडरस्टैंड बट कैन नॉट स्पीच, यानी ये जो ब्रोंकाज वाला है ना, ये जब डैमेज होता है उसका फ्रंटल वाला ब्रोंकाज जब डैमेज होता है, तो उस पेशेंट में ना वो समझ तो पाएगा लेकिन वो बोल नहीं पाएगा। कोई भी चीज़ अपन उसको बोलेंगे ना तो वो समझ सकता है कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन वो खुद से नहीं बोल पाएगा। और जो ये वर्निक्स वाला रिसेप्टिव एफेजिया होता है ना, इसमें क्या होता है, ये टेम्पोरल लोब डैमेज की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट कैन स्पीक, इसमें पेशेंट बोल सकता है बट मीनिंगलेस, वो बोल सकता है लेकिन वो जो भी बोलेगा ना उसका कोई अर्थ नहीं होगा, ऐसे वर्ड सलाद की तरह वो बोलेगा। और डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे उसको समझने में भी दिक्कत होगी। देखो थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। ब्रोंकाज फ्रंटल लोब जब उसमें डैमेज होगा, एक्सप्रेसिव एफेजिया जब उसमें होगा, तो वो क्या करेगा, वो समझ तो पाएगा लेकिन वो बोल नहीं पाएगा। वर्निक्स वाले में क्या होगा, वर्निक्स वाले में ये रिसेप्टिव वाला एफेजिया उसमें जब होगा, टेम्पोरल लोब डैमेज होने की वजह से जब उसमें होगा, तो वो क्या करेगा, बोल तो पाएगा लेकिन वो जो बोल रहा है ना वो किसी को समझ नहीं आएगा, ऐसे कुछ भी उल्टा फुल्टा बोलेगा, वर्ड सलाद बोलेगा वो, ठीक है, उसको समझने में दिक्कत होगी।
अब देखो आगे देखते हैं, emergency management and TPA window for ischemic stroke. TPA alteplase is the drug of choice given within 3 से 4.5 घंटे के अंदर अंदर इस दवा को देते हैं। ये गोल्डन आवर्स इसका होता है। सिम्टम शुरू होने से पहले पहले ना ये दवा देनी होती है जब स्ट्रोक आता है तो, ठीक है। इसमें लेकिन ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी है कुछ कंडीशन में। कब होगी कॉन्ट्राइंडिकेटेड? जब पेशेंट की हाल ही में कोई सर्जरी हुई है या फिर उसको ब्लीडिंग की रिस्क है, तो उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो उस टाइम ये नहीं देंगे। नर्सिंग प्रायोरिटी एंड सेफ्टी क्या है इसमें? दी प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन इज़ टू मेंटेन द हेड ऑफ बेड एट 30 डिग्री टू रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ICP जो बढ़ा हुआ उसको कम करने के लिए क्या करेंगे अपन, उसके जो बेड है ना, उस हेड ऑफ बेड को ना 30 डिग्री पे उसको ऊपर उठा देंगे, ठीक है। आल्सो असेस द गैग रिफ्लेक्स बिफोर गिविंग एनीथिंग बाय माउथ टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन। उसमें जब कुछ भी उसको खिलाएंगे ना, उसको खिलाने से पहले उसका गैग रिफ्लेक्स उसमें चेक करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कुछ। हेमिनोप्सिया मतलब लॉस ऑफ द हाफ विजुअल फील्ड का लॉस हो जाना, मतलब आधा हिस्सा उसका लॉस हो गया और आधा काम कर रहा है, तो उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलेंगे? हेमिनोप्सिया। एग्राफिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू राइट, वो लिख नहीं पाएगा। एग्नोसिया का मतलब होता है फेलियर टू रिकॉग्नाइज फेमिलियर ऑब्जेक्ट, जो चीज़ें उसकी देखी हुई हैं पहले क्यों, अब वो उन चीज़ों को पहचान नहीं पा रहा है। अब देखो इसमें ना क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रोक। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक पेशेंट है जिसको इस्केमिक अटैक आया है और उसके लक्षणों के साथ में इस्केमिक स्ट्रोक के लक्षणों के साथ में वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, तो पहला नर्सिंग एक्शन क्या होगा? तो अपना उसमें आंसर जाएगा नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन उसके लिए उसको भेजेंगे, क्योंकि सबसे पहले सिटी स्कैन ये तय करेगा कि स्ट्रोक है वो इस्केमिक है या फिर हेमरेजिक है। क्योंकि जब तक ब्लीडिंग का रूल आउट नहीं हो जाती है ना ब्लीडिंग, तब तक अपन TPA नहीं दे सकते, क्योंकि अगर उसको हेमरेजिक हुआ और अपन ने TPA दे दी तो फिर और ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, वैसे मर जाएगा पेशेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें ऐसे आ सकता है कि एक पेशेंट के फैमिली ने बताया कि उसको मॉर्निंग में 10 बजे अचानक से उसको वीकनेस फील हुई और उसे हॉस्पिटल में लाया गया। अल्टीप्लेज TPA उसको देने की जो अंतिम टाइम है ना, वो कब तक अपन दे सकते हैं? तो उसमें ना पेशेंट को लाया गया और 10 बजे के करीबन उसको ये स्ट्रोक हुआ था, तो उसको ना ये 3 साढ़े 3 अपन ने यहाँ पढ़ा था ना, 3 से 4.5 घंटे के अंदर अंदर उसको TPA दे सकते हैं, ठीक है। तो अपन उसमें 11, 12 है और फिर 1:30 और 2:30, मतलब ये 4.5 घंटे के अंदर यानी 2:30 तक लास्ट अपन उसको TPA दे सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो देने का कोई मतलब ही नहीं होता है। उसके बाद में दिया तो ब्रेन सेल वैसे डैमेज हो जाएंगी, वो मरी हुई ब्रेन सेल में अगर उसमें क्लोट वगैरह कुछ हुआ भी हो, खुल भी जाएगा तो भी कोई मतलब नहीं है, वो वापस से जिंदा तो हो नहीं सकते हैं। और हेमरेज हुआ तो उसकी नसें फट सकती हैं। और एक ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक पेशेंट को राइट हेमिस्फेयर में स्ट्रोक हुआ है, तो नर्स को किस बिहेवियर की अपेक्षा करनी चाहिए? तो उस टाइम है ना, उसमें जैसे उसका राइट साइड डैमेज हुआ है तो लेफ्ट में सिम्टम आएंगे, ठीक है। राइट डैमेज हुआ तो जजमेंट उसका ख़राब हो रखा है और उसमें उसको पता नहीं रहता है कि डिसीजन नहीं ले पाता वो सही से, तो उसमें ना वो इम्पल्सिवनेस उसमें बिहेवियर रहेगा उसका, वो हर काम में हड़बड़ी करेगा, तो उसमें ना पेशेंट के नीचे गिरने के रिस्क भी ज़्यादा रहते हैं। तो उसमें जो बेड साइड रेल है ना, उसको ऊपर रख के उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।